हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हूं वीडियो नंबर 3 और जो कि ये सुपर फास्ट क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन मिलेगा और आप शुरू से लेकर आखिर तक देखो। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, डोंट वरी, आपके सवाल में केमिस्ट्री लेसन है और ज़रूर है, तो सवाल यही सब मिलेगा, चैप्टर भी वही सब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखना है कि कौन कौन बंदा है, कौन कौन बंदी है जो 30 में 30 बनाकर लाता है। तो स्टार्ट करें, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर देखते हैं। और जो बाद में देख रहे हैं वीडियो को, तो आप टाइम पे सुबह 6 बजे आके यहाँ पे लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकते हो, एक साथ आंसर दे सकते हो। और अगर आप बाद में देख रहे हैं तो पहले वीडियो का आंसर देख लो, मतलब आंसर चूज कर लो, तब आगे वीडियो बनाना। मतलब जो सवाल जब मैं पूछूंगा ना, तो वीडियो पॉज करना, आंसर देख लेना, पहले कंफर्म कर लेना क्या आपका आंसर है, तब आगे बढ़ाना। तब आपको लगेगा हाँ यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने हाजिर है। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? ऑप्शन है या सिरका सी गंध है, या प्याज सी गंध है देता है, या सड़े अंडे का सा गंध देता है, या सड़े मांस की गंध देता है। तो एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में जो सत्य यहाँ पे है, या सिरका सी गंध देता है। यानी कि इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच मतलब बोलते हैं जिसको डाइजेशन बोलते हैं। जब ज़्यादा खा लेते हैं ना शादी वगैरह में, तो ज़्यादा पच जाता, मतलब अनपच हो जाता है। तो अपच हो जाता है जब ज़्यादा खा लेते हैं, बिरयानी वगैरह या कुछ भी हो। तो जब ज़्यादा खा लेते हैं तो उसके उपचार के लिए किस औषधि का उपयोग करते हैं? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड या एंटासिड, या एंटीसेप्टिक। तो इसका आंसर होगा हाँ एंटासिड। क्या बोलते हैं? एंटासिड बोलते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आपके सामने हाजिर है। बोलता है निम्न में से निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? देखो, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक और प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ये सब जो ना कुछ है, 3-4 पेज है, उसको याद कर जाइए, बिकॉज सवाल में एग्जाम में आता है और बंदा ये सब सवाल में तो एकदम 100% फंस जाता है। ठीक है, प्रबल क्षारक कौन है? देखो, NH4OH, NaOH, MgOH2, CaOH2। तो प्रबल क्षारक बोला जा रहा है, कौन सा क्षारक प्रबल है? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा बी, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH जो है वो प्रबल क्षारक है। ठीक है, NaOH क्या है? प्रबल क्षारक है। और ये देख रहे Na4OH, ये दुर्बल क्षारक है। MgOH2 ये भी दुर्बल क्षारक है, लिख लो कॉपी में। ठीक है, CaOH2 ये भी दुर्बल क्षारक है। ये सवाल अब से ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सवाल देखो, ये क्या है? दुर्बल क्षारक है, ये दुर्बल क्षारक है और ये दुर्बल क्षारक है। NaOH क्या है? प्रबल क्षारक है। समझ में आ गया? अगला सवाल पढ़ते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। देखो, एक मैं होमवर्क दूंगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें नहीं, इस वीडियो में एक होमवर्क देने वाला हूँ, जो आप वीडियो देखिए पता चलेगा। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, अम्लीय, क्षारीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोजन युक्त यानी कि जिसमें हाइड्रोजन रहता है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। ठीक है, जो कि हाइड्रोजन दोनों में रहता है, अम्ल में भी रहता है और क्षार में भी रहता है। जैसे कि HCl क्या हो गया? ये अम्ल हो गया। और NaOH क्या है? ये हाइड्रोजन है, ये क्षार है। तो इसमें भी हाइड्रोजन आया, इसमें भी हाइड्रोजन आया। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल बोलता है चींटी के डंक और नेटल से डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी के डंक में इस तरह से होता है। उसके डंक में जो जब काटता है तो पता नहीं, बाप रे कितना खतरनाक जलन होता है। तो चींटी के डंक और नेटल से डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। तो इसका आंसर होगा मेथेनोइक अम्ल। क्या होगा? मेथेनोइक अम्ल, जिसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। ये आपका IUPAC नाम है, फॉर्मिक अम्ल, है ना, फॉर्मिक अम्ल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8, सॉरी ये माइनस नहीं, C3H8 है। तो इसमें से ये ऑप्शन बताना है कितने संयोजक बंधन है। ठीक है, C3H8 लिखा हुआ है। तो C3H8 बोले तो इसको जब अरेंज करेंगे इस तरह से, देखिए, और हम यहाँ पे हाइड्रोजन को पुट कर लेते हैं। देखिए, पुट कर लिया। तो देखिए, जब हाइड्रोजन यहाँ पे पुट कर लीजिएगा आप, तो पता क्या चलेगा? कितना हाइड्रोजन मत गिनिए, यहाँ पे बंधन गिनिए, कितना बंधन पीस बन रहा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन रहा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 10
सहसंयोजक 10 जो है संयोजक बंधन। तो यहाँ पे आपको कुछ भी दे सकता है, कभी कभी मीथेन भी देता है, CH4 भी देता है, कभी C2H6 भी देता है, ठीक है। तो आप इसी तरह इसको मतलब लकीर का फकीर मत बन जाइएगा, ठीक है। आपको ऐसे बना करके चेक करना है, नहीं तो फिर मिस्टेक हो सकता है। अगला सवाल पढ़ते हैं, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो मीथेन देता है या एथेन देता है या एथीन देता है या एथाइन देता है। जब कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है? तो इसका आंसर होगा एथाइन। क्या देता है? एथाइन देता है। यानी कि इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, एक बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? यानी कि COOH अभिक्रियाशील जो मूलक है इसको कीटोन कहते हैं या एल्डिहाइड कहते हैं या अम्ल कहते हैं या एथाइन कहते हैं। तो इस COOH आपको कार्बोक्सिल अम्ल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्बोक्सिल अम्ल। तो यहाँ पे कार्बोक्सिल तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन अम्ल तो लिखा हुआ है ना। कार्बोक्सिल तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन अम्ल लिखा हुआ है, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। मेथनोइक अम्ल, एथनोइक अम्ल में ये वाला अभिक्रियाशील मूलक प्रेजेंट होता है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, एक अणुसूत्र, ठीक है ना प्रश्न, एक अणुसूत्र परंतु भिन्न भिन्न संरचना वाले सूत्र यौगिक कहलाते हैं। यानी कि अणुसूत्र एक हो परंतु भिन्न भिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं या अपरूप कहलाते हैं या समायवी कहलाते हैं या इनमें से कोई नहीं। ओके, तो जब अणुसूत्र एक हो परंतु भिन्न भिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक उसको बोलते हैं समायवी। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं देख लेता हूं, जैसे C3H8 था ना, अभी हम बना रहे थे C3H8। पहला तो इसका जो देखो सूत्र वही है लेकिन संरचना सूत्र अलग हो सकता है। देखो कैसे अलग हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मैं करता हूँ, इसको मैं करता हूँ संरचना सूत्र अलग यहाँ से, तो एक संरचना सूत्र इधर बन जाएगा, यहाँ पे एच बैठा दीजिएगा। दूसरा संरचना सूत्र ऐसे बनेगा, चलो मैं बैठा ही देता हूँ यहाँ पे एच, नहीं तो बोलेंगे सर बैठाए नहीं आप, तो क्या बोले खड़े रह दिए, हो गया। अब इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, सी हुआ ना, देखिए ऐसे ही बना सकते हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ पे भी ऐसे बना सकते हैं। तो संरचना सूत्र क्या हो गया? अलग हो गया ना, लेकिन सूत्र वही है लेकिन संरचना सूत्र क्या हुआ? अलग हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या बोलता है। अगला बोलता है, दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? दोहरे आबंध यानी कि जिसमें दो बंध होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध होते हैं, उसको उस हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल या एल्केन। तो आपको याद होना चाहिए, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको पढ़ाया हूँ और आपको भी बहुत बार पढ़ाया हूँ, तो आप भी आपको याद होगा। तो इसको बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। यानी कि यहाँ पे ना कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन जो लिखा हुआ है यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एल्केन जो है ये कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड होता है। एल्केन को बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और ये दोनों बंदा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बाकी तो एल्कोहल OH क्रियाशील समूह तो जानवे करते हैं, एथेनॉल मेथेनॉल में सब प्रेजेंट होता है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? कार्बन के किस अपरूप का पेंसिल बनाना? अब देखते हैं पेंसिल जिसे लिखते हैं ना वो बच्चे लोग, तो उसको जो पेंसिल जो बीच वाला रहता है, पूरा लकड़ी में समझना, जो बीच वाला ब्लैक रहता है वो, उसको बनाना कार्बन के किस अपरूप का उपयोग करते हैं? चारकोल, कोक, ग्रेफाइट, आइसोप्रीन। तो ऐसे भी आपको पता है ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं पेंसिल को बनाने में। और ग्रेफाइट एक कार्बन है, कार्बन का अपरूप है, और ग्रेफाइट अधातु है क्या? अधातु, लेकिन काम करता धातु की तरह, यानी कि इसमें करंट जो है फ्लो कर जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल पढ़ते हैं, अष्टक सिद्धांत किसने स्थापित किया? केमिस्ट्री की जब बात आ जाए और अष्टक सिद्धांत, तिर्यक सिद्धांत, आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीफ वगैरह ये सब नहीं आए तो फिर केमिस्ट्री में तो कुछ जान ही नहीं रहेगा यार, है ना। अष्टक सिद्धांत बहुत बार मैं पढ़ाया हूँ, अब कोई बंदा मत गलती करना इसमें, हालांकि मैं फिर से यहाँ पे बताने वाला हूँ, लेकिन इसके बाद गलती मत करना, ठीक है। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो परफेक्ट होना मांगता है, ठीक है। सिर्फ अष्टक सिद्धांत किसने स्थापित किया? डोबेरेनर, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ, हेनरी मोजले। तो अष्टक सिद्धांत ने जो है न्यूलैंड्स ने स्थापित किया। क्या आंसर होगा? बी। और डोबेरेनर ने तिर्यक नियम दिया, तिर्यक नियम या तिर्क नियम ही बोलते हैं, ठीक है, तिर्क सिद्धांत। मेंडलीफ जो है आवर्त सारणी दिया, आवर्त सारणी। अगर सवाल आ जाए कि आवर्त सारणी की खोज किसने की तो मेंडलीफ का आंसर होगा, ठीक है। और हेनरी मोजले जो था यही आवर्त सारणी को जो मेंडलीफ ने दिया था उसको अरेंज कर दिया परमाणु संख्या पर, और उसको बोला गया आधुनिक आवर्त सारणी। क्या बोला गया? आधुनिक आवर्त सारणी। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होते हैं? n², 2n², 3n², 4n²। तो देखो ये भी एक फार्मूला के रूप में है। अब ये फार्मूला कैसे है अभी मैं तुरंत एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल इस सवाल का आंसर होगा 2n²। कैसे? आपको पता है, देखो ये किसी भी कोश यहाँ पर आता है इलेक्ट्रॉन, ये आपको
क्या है MnO क्या था LMNO LMNO KLMN था कि सॉरी KLMN है ना, KLMN इस तरह था तो KLMN ठीक है। पहले कोष में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे कोष में कितना होता है 8 होता है, तीसरे कोष में कितना होता है 18 होता है, चौथे कोष में कितना होता है 32 होता है। ये 18 32 34 36 कहाँ से आया? अब देखिए यहाँ से बनेगा। अगर मैं पहले कोष की बात करूँ कि पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे देखें, अगर ये पहला कोष, ये कोष नंबर क्या है, ये कोष नंबर फर्स्ट है, ये कोष नंबर सेकंड है, ये कोष नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो 2n की जगह पे 1 यहाँ पे सेट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखो पहले किसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो 2n का 2 पर स्क्वायर करते हैं तो 2 × 2 दूना 4 कितना आ गया 8 आ गया, जो कि मिल रहा है यहाँ पे भी देखो दूसरे क्वेश्चन में 8 है। अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो 2 × 3 का स्क्वायर करते हैं तो 2 3 3 9 9 दूना 18, ये तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है 18 है ना। अगर चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो 2n स्क्वायर बोले तो 2 का 4 का स्क्वायर तो 2 गुना 4 चौक 16 16 दूना 32। इस तरह से जितना कोष बढ़ेगा आगे बढ़ते जाएगा। अगर 5वें कोष पूछे आपसे कि 5वां कोष क्या होगा बंदा, तो आप बैठा लीजिएगा 5 का स्क्वायर 5 5 25 25 दूना 50, यानी कि अगर n हो गया तो n के बाद अगर o नंबर आएगा तो इसका अगला होगा 50, ठीक है, याद रखिएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया अच्छी तरीके से। चलो अगला सवाल है, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व के धातुई गुण क्या होता है। अगर ऊपर से नीचे आते हैं, अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो धातुई गुण क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होगा, बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा और बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है, आवर्त सारणी कितने वर्ग, आवर्त सारणी में कितने वर्ग। देखो यहाँ पे आधुनिक तो नहीं लिखा, लेकिन इसको आधुनिक ही समझना, ठीक है। अगर रहता ना आधुनिक, अगर नहीं रहता तो मेंडलीफ के बारे में रहता, लिखा था मेंडलीफ के आवर्त सारणी में, लेकिन सिर्फ लिखा है आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो फिर इसका वही आधुनिक आवर्त सारणी जो मोस्टली ने दिया था वही 18 मारना है। वर्ग भी उसी को बोलते हैं और समूह भी उसी को बोलते हैं, वर्ग भी वही और समूह भी वही, यानी कि इस तरह से होता है ना, इस तरह से देखिए ये है क्या उदग्र, उदग्र, इसको उदग्र बोलते हैं, उदग्र। ये क्या है वर्ग है, 18 पीस आता है, और जो ऐसे वर्ग है वो 36 बोलते हैं, 36, और 36 कितना है 7 पीस है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 11 के तत्व क्या कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि वर्ग 11 के तत्व क्या कहलाते हैं। तो मुद्रा धातुएं, हाइड्रोजन, क्षारीय धातु, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग जो 11 नंबर होता है, वर्ग 11 के तत्व, यानी कि पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, इस तरह से 11वां वर्ग तो होगा ना भाई, 12वां होगा, 13वां, 18वां तक रहेगा। तो वर्ग 11 के तत्व क्या कहलाते हैं, उसको बोलते हैं मुद्रा धातु। क्या बोलते हैं, मुद्रा धातु कहलाते हैं, ठीक है। और वर्ग 17 को बोलते हैं हाइड्रोजन। क्षारीय धातु किसको बोलते हैं, वर्ग पहला वर्ग को जो बोलते हैं ना क्षारीय धातु बोलते हैं, ठीक है। और 18 वर्ग अगर आ जाएगा तो इसको बोलते हैं निष्क्रिय गैस वगैरह, ठीक है। अगला सवाल पढ़ते हैं कि वर्ग 13 से 18 तक के तत्व के किस ब्लॉक में स्थित है। वर्ग 13 से 18 तक के जो तत्व है वो किस ब्लॉक में स्थित है। आप पढ़ेंगे SPDF ब्लॉक पढ़े होंगे ना, SPDF, PDF तो जानते हैं, बोलते PDF दीजिए सर, PDF बहुत याद रहता है ना, एस खाली जोड़ दो SPDF। तो 13 से लेकर 18 तक जो वर्ग है ना, 13 से 18 तक के तत्व किस ब्लॉक में, यानी कि जो ना वर्ग बोला, जब 13वां वर्ग से लेकर 18वां वर्ग तक किस तत्व में ब्लॉक में आएंगे, डी ब्लॉक में, F ब्लॉक में, P ब्लॉक में, या इनमें से कोई नहीं। तो P ब्लॉक में आएंगे, किस में आएंगे, P ब्लॉक में आएंगे, यानी कि इस सवाल का आंसर होगा C। अब मैं बता दूं S ब्लॉक में कौन कौन है, वर्ग 1 और 2 जो है ना वो S ब्लॉक में है, ठीक है, वर्ग 1 और 2 S ब्लॉक में है। और P जो है अभी तो पता चली गया 13 से लेकर 18 तक P ब्लॉक में है। और D ब्लॉक जो है ना वो 3 से लेकर 12 तक जो है ना वो 3 D ब्लॉक है। और F जो है एक्थेनाइट्स और लेथेनाइट्स, लैक्टिनाइट्स, एक्थेनाइट्स और लेथेनाइट्स पर है ना जो नीचे में दिया हुआ है, ठीक है, तो वही है F ब्लॉक। तो अब तो ब्लॉक में बारे में ये संख्या याद रखिए, किस ब्लॉक में कितना कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक, किस ब्लॉक में कौन कौन कितना वर्ग होता है ये याद रखिए। चलिए अगला सवाल है, इनमें से आखिरी तत्व कौन है, कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन। आखिरी तत्व जिससे क्रिया, आखिरी का मतलब क्या होता है, जो तत्व किसी से क्रिया नहीं करता, और वो है हीलियम। इसके अलावा और भी है, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, रेडॉन हो गया, आपका जेनॉन हो गया, आपका और कितना हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, जेनॉन हो गया, और भी है। और आपको पता है यहाँ पे चलेगा आर्गन है ना, आर्गन है, और आपका क्या क्रोमियम है। फिलहाल आपके आवर्त सारणी में जो टोटल 118 तत्व है किताब में, इसमें से ये 6 जो है
आखिरी तत्व है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आबंध बनाने में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? वो जो होता है विद्युत का धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है? यानी कि बॉन्ड जब बनाता है ना, बॉन्ड, तो बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति उसमें होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो उस त्यागने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? तो उस जो त्यागता है तो वो हमेशा जो है ये क्या होता है? विद्युत का धनात्मक होता है। देखो जब त्यागते हैं तो धनात्मक होता है। जैसे कि देखो सोडियम है, जैसे NaCl बना, ठीक है, NaCl बना तो एक दूसरे का त्यागा, तो NaCl, तो देखो सोडियम का परमाणु संख्या कितना? 2 8 एक होता है इलेक्ट्रॉनिक, Cl कितना? 2 8 7 होगा। तो ये Na सोचेगा हम एक त्याग दें और Cl बोलेगा हम एक ले लें, इससे से ये क्या कर लेगा? ले लेगा, तो ये बनेगा पॉजिटिव और ये बनेगा नेगेटिव। जो त्याग रहा है वो बनेगा पॉजिटिव और जो लेगा वो बनेगा नेगेटिव। ऐसे भी पता है त्यागता कौन है? कौन त्यागता है? जिसके पास प्लस रहता है, यानी कि जिसके पास धन रहता है वही तो त्यागता। ले भाई, गरीब में लुटा देता है। और मांगता कौन है? जिसके पास कमी होता है। इसके बेचारा पास कमी है ज़्यादा, 17 है, ये है 11, लेकिन यही अमीर है और ये बेचारा गरीब, तो यही मांग रहा। तो समझो सिंपल सी बात, जिसके पास ज़्यादा रहेगा वो त्यागेगा और जिसके पास ज़्यादा उसको बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं पॉजिटिव है या धनात्मक है। और आजकल जो ना पॉजिटिव होना सही नहीं, कोरोना की वजह से नेगेटिव ही बेहतर रहेगा, है ना। तो चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, अच्छा एक और बात यहाँ पे तो पता चल गया कि अगर ग्रहण करने वाली बात आ जाए तो ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु बनाया था। विद्युत अपघटनी यानी कि विद्युत को जब धातु को शुद्ध किया, प्योर किया जाता है ना, धातु को जब प्योर धातु को जब निकाला जाता है, जो मतलब अयस्क से जब धातु निकाला जाता है, तो कुछ कभी कभी कुछ ऐसा है जिसको विद्युत अपघटनी परिष्करण से भी निकाला जाता है। तो एक छड़ होता है एनोड और कैथोड, तो एनोड पर जो अशुद्ध धातु आके जमा हो जाता है और कैथोड पे शुद्ध धातु आके जमा होता है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला बोलता है इनमें से कौन अधातु है? लीजिए अधातु कौन है बताइए आप कौन है? सोना, चांदी, ग्रेफाइट, लोहा। मैं एक होमवर्क देने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से रखिएगा, ठीक है। सोना, चांदी, लोहा, तो सोना तो धातु है, चांदी भी धातु है, ग्रेफाइट भी धातु। अरे यार ये नहीं, लोहा धातु है, ग्रेफाइट आधातु। हालांकि मैं पहले ही बता दिया था ग्रेफाइट आधातु और आपको पता भी है, कोई दिक्कत नहीं। जस्ता का अयस्क का नाम बोलिए। जस्ता का अयस्क का नाम क्या है? सिनेबार, जिंक ब्लेंड, बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड। जस्ता का अयस्क का नाम क्या है? तो आप तो अयस्क का नाम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं और आपको याद भी हो गया हो कि कौन किसका अयस्क है, ठीक है। तो फिलहाल इस सवाल का आंसर क्या होता है? जिंक ब्लेंड क्या है? जस्ता का अयस्क है। जिंक ब्लेंड होता है, जिंक काइट भी होता है, ठीक है। जिंक काइट भी जस्ता का क्या है? अयस्क है। कैलेमाइन ये भी जस्ता का अयस्क है, कैलेमाइन। सिनेबार तो जानते हैं पारा का अयस्क है, पारा का सिनेबार। बॉक्साइट किसका है? एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम का अयस्क आपको करायोलाइट भी मिलेगा, कोरंडम मिलेगा, ठीक है। ओके, तो फिलहाल क्लियर है, समझ आ गया? ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं जी। निम्न से कौन आधातु पानी में डूबा कर रखा था? यानी कि कौन सी आधातु है जिसको पानी में डूबा कर रखा जाता है? कौन सी आधातु इनमें से जिसको पानी में डूबा कर रखते हैं? ओके, तो अधातु कौन है जिसको पानी में डुबा कर रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन। तो यहाँ पे सबके सब क्या दिख रहे हैं? अधातु है, लेकिन कौन अधातु जिसको पानी में डुबा कर रखते हैं? तो यहाँ पे श्वेत फास्फोरस जिसको रखते हैं पानी में डुबाकर, यानी कि इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और एक होता है सोडियम। सोडियम के बारे में तो जानते हैं जी, सोडियम को कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं, मिट्टी के तेल। अब बोलो यार मिट्टी के तेल क्या होता है? सर किरोसिन होता है ना। बहुत से बंदा ऐसा है जो मिट्टी के तेल नहीं पता है। पहले ज़माने में मतलब दादी दादा इस्तेमाल भी करते थे मिट्टी के तेल, अब तो किरोसिन बोलते हैं। अब आने वाले ज़माने में पता किरोसिन तेल भी नाम भूल जाएगा, पता नहीं, गैस, बिजली, ये सब नहीं याद रखेगा। चलो फिलहाल पढ़ा रहा, जो पढ़ेगा उसको याद रहेगा। पारा विद्युत धारा का प्रवाह में उत्पन्न करते हैं। पारा जो होता है ना, जो पारा होता है, मरकरी जो होता है, विद्युत धारा प्रवाह में क्या उत्पन्न करते हैं? उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, कोई प्रतिरोध नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो पारा जो है विद्युत प्रवाह में सबसे अधिक उच्च प्रतिरोध मतलब रुकावट डालता है, सबसे ज्यादा उच्च प्रतिरोध जो है प्रवाह उत्पन्न करता है। और आपको बता दूं पारा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पारा जो है वो धातु है और पारा जो है ना कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया था, द्रव अवस्था में पाया था, ठीक है, ये धातु है। और एक होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है जो कमरे के ताप पर ना द्रव अवस्था में पाया था। तो सवाल बनता है कि धातु कौन है जो द्रव अवस्था में पाया था? पारा। अधातु कौन है जो द्रव अवस्था में पाया था? ब्रोमीन। क्लियर है? मेरे साथ जब मैं बोलता हूं तो आपको मन याद रखें। और आ गया आपका होमवर्क वाला सवाल। चलिए आपको होमवर्क मिलेगा। SI, GE, AS और HB तत्व कहे जाते हैं। इस तत्व को क्या कहते हैं? क्रियाशील धातु, अक्रियाशील धातु है, अधातु या उपधातु, तो इसको बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं? उपधातु। अब देखो SI से तो पता चल रहा सिलिकॉन है ना, G से तो पता चल रहा जर्मेनियम है,
लेकिन अब आपका होमवर्क रहेगा एएस को क्या बोलते हैं और एसबी को क्या बोलते हैं। आप कहीं से भी खोज के निकालो और नीचे कमेंट करो कि एएस का नाम क्या है, एएस जो है ना इसका नाम क्या, अगर लैटिन नाम है तो लैटिन नाम ही बताना, एसबी का नाम क्या, अगर लैटिन नाम तो लैटिन नाम ही बताना, ठीक है। वेट करूंगा मैं आपके आंसर का। अगला सवाल है डोलोमाइट किसका अयस्क है, लीजिए फिर आपका अयस्क आ गया है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लोहा। बहुत इंपॉर्टेंट डोलोमाइट, डोलोमाइट लगता है ना भाई एकदम बंदा बोलेगा अच्छा हेमेटाइट, सिडेराइट, लोहा मारेगा खटाखट खटाखट लोहा, लेकिन इसका आंसर गलत, लोहा नहीं होगा, ये होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का अयस्क है डोलोमाइट, क्लियर है। मैग्नीशियम का अयस्क क्या है, डोलोमाइट, एकदम याद रखो मैग्नीशियम। मैग कैसा लग रहा सुनने में, मैग मतलब मैग लग रहा, अब मैगी खा ले ज्यादा, मैगी ज्यादा खा ले तो डोल रहा, याद रखो ऐसा ही। मैग्नीशियम को डोलोमाइट कैसे याद रखेंगे, ज्यादा मैगी खा लिया और मैगी खाता तो क्या होता है, डोल रहा, और क्या डोलोमाइट। अगला सवाल है कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया रंग कर देता है, इनमें से कौन सी गैस है जो चूने के पानी को दूधिया रंग, मतलब चूने का जो पानी होता है दूधिया कलर करता है, दूधिया कर देता है। Cl2, SO2, CO2, O2। तो इनमें से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, ठीक है। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। मजा आ रहा, चलिए जिप्सम का सूत्र बताइए, जिप्सम का सूत्र क्या है। देखिए मैं जिप्सम का और प्लास्टर ऑफ पेरिस का बार बार सूत्र ला रहा हूँ क्योंकि एकदम 100% है कि एग्जाम में आना है तो आना है, और देख लेना एग्जाम में रहेगा, चाहे फर्स्ट सेटिंग में हो चाहे सेकंड सेटिंग में हो, ठीक है, उम्मीद है रहेगा। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, मतलब 2 भाग पानी, और ये जो देख रहे हैं ना ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ना जाने कितनी बार मैं आपको बताया हूँ और आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, हाफ। एक्चुअली क्या ना जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। 120 डिग्री पे जिप्सम को गर्म किया जाता है, 120 डिग्री पर जिप्सम को गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा यार, सिंपल याद रखो, है ना। जिप्सम को गर्म किए पानी उड़ गया तो थोड़ा बना पानी बच गया, थोड़ा बना 1-2 बूंद, मतलब हाफ बचा पानी, हाफ बचा। टू था ना तो हाफ बचा, मतलब 2 का आधा, 1 भी नहीं बचा, उससे भी आधा बचा, मतलब 1/4 बचा, समझ लो ऐसे, ठीक है। तो सिंपल से याद रखो कि जब ये पूरा है ये थोड़ा कम गया पानी, तो कमा किसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने में, क्योंकि पहले था जिप्सम बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जाहिर सी बात कमेगा, गर्म कीजिएगा तो पानी उड़ेगा ही उड़ेगा। अगला सवाल है कौन संतुलित समीकरण है, वाह संतुलित समीकरण है, बताना आपको कौन, इनमें से कौन संतुलित समीकरण है। देखिए संतुलित समीकरण पहचानने का सिंपल सा विधि है, दाएं देखो ये क्या है, RHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये LHS है। अब दोनों तरफ परमाणु संख्या गिन लीजिए। देखिए Fe मतलब लोहा 1 पीस है, यहाँ पे कितना परमाणु है, देखो इसका भी 1 परमाणु। क्लोरीन यहाँ पे 1 परमाणु, यहाँ क्लोरीन देखो 3, ये 3 है, मतलब ऐसे समझना, लिखने में मतलब सही नहीं हो पाया, यहाँ पे 3। तो देखो ये तो हुआ कहाँ, बैलेंस नहीं हो रहा, संतुलित मतलब बैलेंस इक्वेशन नहीं बन रहा, तो जब बन ही नहीं रहा तो ये तो संतुलित समीकरण नहीं है। चलिए अच्छा बी को छोड़ते हैं, सी को देखते हैं। Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Fe 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना, अच्छा यहाँ पे Fe 1 है, यहाँ पे Fe 2 है, ठीक है। ये जो 2 है ना लिखा हुआ ये ऐसे समझना 2 है, तो यहाँ तो फिर ऐसे ही खत्म हो गया। जब Fe 1 है और यहाँ Fe 2 है तो ये हुआ ही नहीं समीकरण, है ना। अच्छा K पोटेशियम 1 है, यहाँ भी 1 है, ब्रोमीन Br यहाँ 1 है, देखो यहाँ ब्रोमीन कितना है 2 है, ये भी गया खत्म। तो जाहिर सी बात इसका आंसर यही बी होना चाहिए। अब इसको भी देख लेते हैं, नाइट्रोजन 1 पीस है और यहाँ 1 पीस है, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे एक, ये जो 4 है ना इसके लिए हाइड्रोजन के लिए, तो 1 नाइट्रोजन यहाँ, 1 नाइट्रोजन यहाँ, और यहाँ देखो नाइट्रोजन है ना 2, वाह नाइट्रोजन मेरा हो गया, नाइट्रोजन कन्फर्म है, ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोजन, देखते हैं हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे कितना है 4 है ना, 4, तो हाइड्रोजन 4 पीस है, और यहाँ पे देखो ये जो 2 दूना क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि हाइड्रोजन भी 4 क्लियर है। ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 2 है, और यहाँ भी ये जो 2 है ना, ये 2 ये हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए, दोनों के लिए है, तो हो गया 2, मतलब कि हमारा आंसर हो गया क्लियर, फाइनल ऑप्शन हमारा सवाल बी। अगला सवाल है ऑक्सीकारक क्या है, बहुत बार फंसते हैं बंदा, ऑक्सीकारक क्या है और अवकारक क्या है, इनमें से कौन, तो कुछ है ना जो आपको याद रखना पड़ेगा यार, ठीक है। H2CO, H2S, O2, तो ऑक्सीकारक क्या है, O2 क्या है, ऑक्सीकारक है, और बाकी ये तीनों देख रहे हैं ये है आपका अवकारक, ठीक है। यानी कि इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, डी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही मजे आया होगा पढ़ने में। क्या लगता है आपको मजा आया पढ़ने में, आपको पढ़ने में कितना मजा आया, अपना कमेंट नीचे बॉक्स में करेंगे। और हाँ, जिसका मैं होमवर्क दिया हूँ, जिस सवाल का AS और SB उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसका नाम क्या है, आप मुझे कमेंट करेंगे। और आप मुझे ये भी कमेंट करेंगे कि जो सवाल मैं समझा हूँ समझ में आ गया, एक्स्ट्रा में कुछ बता दिया हल्का हल्का, तो उतना तो आपको पता था, बस रिमाइंडर करा दिया हूँ। और फिर अपना बताएंगे कि आपको
आपको 30 सवाल में से कितना सवाल सही बना है। उम्मीद करता हूं जो रेगुलर यहाँ पे मेरे स्टूडेंट, मेरे डियर, मेरे लवली है ना, वो तो 30 में 30 छक्का छुड़ा दे होंगे। ठीक है, बस आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो। क्या इसी तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए केमिस्ट्री का, कभी फिजिक्स का, कभी बायो का, कभी इकोनॉमिक्स का, कभी सिविक्स का, कभी ज्योग्राफी का, कभी कुछ जो मन आता कमेंट करो, मैं आपको आंसर देता हूँ। ओके बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।